सर, स्वागत है आपका डॉक्टर आर्य राम सर। धन्यवाद नीरज जी। जी। आपका सभी का स्वागत है इस जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के 11वें एपिसोड में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जैविक खेती प्राकृतिक खेती में कीट एवं व्याधि प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही होता है। जबकि रासायनिक खेती में बहुत सारे कीटनाशक व्याधिनाशक बाजार में उपलब्ध हैं और किसान आसानी से उनको लेके उनको उपयोग करते हैं, लेकिन जैविक खेती में कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि कीट व्याधियों का नियंत्रण, मैनेजमेंट। तो आज हम उसी पे बात करते हैं। तो मैं एक छोटी सी स्लाइड है उसको शेयर करूंगा, और क्योंकि आप लोग देखेंगे तो उससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। आप सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है? जी सर। सर अगर फुल स्क्रीन कर लें इसको, वैसे अभी शो हो रहा है, लेकिन सर अगर इसको फुल स्क्रीन स्लाइड मोड में आप। हाँ, स्लाइड मोड में फुल स्क्रीन तो किया हुआ है। सर स्टॉप हो गई, शेयरिंग स्टॉप हो गई। सर दोबारा शेयर कीजिए, स्क्रीन हाँ, स्टॉप हो गई। दोबारा कर रहा हूँ। अब हो रही है? जी जी सर। फुल स्क्रीन अभी नहीं हुआ ना? सर कोई इशू नहीं सर, दिखाई दे रहा है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं फर्स्ट स्लाइड से। अभी फुल स्क्रीन करें तो अब नहीं हो रहा? नहीं सर, फुल स्क्रीन तो नहीं है। कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है। जी। आज हम बात करेंगे कि जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती में कीट एवं व्याधियों का कैसे प्रबंधन किया जाए। तो बहुत सारी जैविक खेती की पद्धतियां हैं, जिसमें गोबर गोमूत्र विभिन्न औषधीय पौधों के पत्तियों से जैविक कीटनाशक बनाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको करना चाहिए। जैसे गर्मी में अगर गहरी जुताई करते हैं तो बहुत सारे कीड़े को नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत सारे पक्षी आते हैं, जब कीड़ों के अंडे और बच्चे अगर जुते हुए खेत में दिखाई पड़ते हैं तो उसको चिड़िया खा जाती है। दूसरा यह है कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। फसल चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार एक ही खेत में एक ही फसल लेना ठीक नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे जो भूमि जनित बीमारियां हैं या कीड़े हैं, उनका घर बन जाता है। तो इस वजह से फसल चक्र बहुत जरूरी है। खेत 2-3 साल के बाद खेत बदल देना चाहिए। बहुत सारी फसलें हैं जिनकी तरफ कीड़े आकर्षित होते हैं, उनको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। इनको भी ग्रो कर सकते हैं। ट्रैप क्रॉप जैसे आप इस समय जो गोभी, पात गोभी, बहुत सारी फसलें हैं, बीच में अगर पीले फूल जैसे गेंदा की खेती करें तो वो कीड़े इन्हीं गेंदे के पीले फूल की तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत सारी इंटर क्रॉप्स हैं जिनको उगा करके हम कीट एवं व्याधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि बहुत सारी फसलों में उकठा बीमारी होती है या निमेटोड होते हैं। इनके लिए जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, गेंदा है, बहुत सारी फसलें हैं, उनको अगर बीच बीच में उगाएं तो इससे निमेटोड की समस्या प्लस आपकी जो उसके जो पैथोजन है, जो फंगस है, वो इनकी जड़ों से कुछ तरल
निकलते हैं, जिनकी वजह से वो उनकी जो पैथोजेनिसिटी है, मतलब बीमारी फैलाने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग बहुत सारी फसलें हैं, जैसे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे रबी सीजन में है लिनसीड है, मस्टर्ड है, गेहूं है, ऐसी फसलें हैं। और साउथ में जैसे ये जो काटन है, काटन के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, ऐसी फसलें लें, जिससे मतलब आपकी जो जो इंसेक्ट है वो मिक्स क्रॉप जो लगाए हैं उनकी तरफ आकर्षित हो। ध्यान देना चाहिए कि जो मिक्स क्रॉप होती हैं आपकी मुख्य फसल से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना करें, अन्यथा आपका प्रोडक्शन कम हो सकता है। बहुत सारी प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की जो रेजिस्टेंट होती है, टॉलरेंट होती है। उनको कोशिश करें कि उनकी खेती करें, जिससे बीमारियों कीड़ों का प्रकोप कम हो। दूसरा है कि सोइंग टाइम, मतलब बुआई का समय थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देते हैं, उससे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, कीट एवं बीमारियां हैं, उनका प्रकोप कम होता है। सर आप सर आपके स्लाइड मूव कर रहे हैं क्या? हाँ, मूव कर रही है सर मैं हमारे यहाँ पे मूव नहीं हो रही सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ अब हुई हो रही है। अब हो रही है, अब आगे चले सर जी। सेकंड स्लाइड में अभी हम। तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं आपको नहीं दिखाई देगा सर, सेकंड स्लाइड में है, आप अभी सेकंड पेज में हैं। ये सेकंड स्लाइड, हाँ सेकंड स्लाइड हमें दिख रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। फिर ये तो अच्छा ठीक है। हाँ अब सही चल रहा, अब तीसरी पे अब आ हो गए। रहा। हाँ अब हो रहा है सर। अब हम अब चौथी पे अभी। हाँ, ये जैसे मैं बता रहा था कि अगर बुआई के समय में बदलाव किया जाए तो बहुत सारे कीड़ों की रोकथाम हो सकती है। दूसरा है कि आसपास देखें तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें वो जो कीड़े होते हैं वो रहते हैं। बाद में जब आप फसल की बुआई करते हैं तो वो वहां से चले जाते हैं। तो ये देखना चाहिए कि जो आसपास के जो पौधे हैं, जैसे मैंने देखा है कि आजकल जो पार्थेनियम है उस पे स्केल इंसेक्ट बहुत छाया हुआ है। जैसे आप फसल को भी बोएंगे तो आपकी मेड़ से या बगल से वो स्केल इंसेक्ट आपके फसल पे आ जाएगा। कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं। अगर हल्की सी निराई गुड़ाई या बहुत सारे लोग किचन गार्डनिंग करते हैं तो दो चार कीड़े लगते हैं तो उनको किसी इंसेक्टिसाइड या जैविक कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है, उनको हाथ से ही किल कर सकते हैं। पॉलीथीन बाइंडिंग, ये जमीन से करीब 6 से 7 इंच ऊपर अगर पेड़ पे पॉलीथीन को बांध दिया जाए या दोनों सिरों पे ग्रीस या कुछ चिपकने वाले पदार्थ लगा दिए जाए तो इंसेक्ट जो है ऊपर नहीं चढ़ पाता है। ये होता है जैसे आम में मिलीबग या ऐसे जो पेरिनियल क्रॉप्स है, बागवानी की फसलें हैं, उनमें पॉलीथीन बाइंडिंग बहुत सहायक होती है। ट्री पेस्ट, वृक्ष लेप जिसको कहते हैं, ये गोबर का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, और बोर्डेक्स मिक्सचर बना सकते हैं। इस तरह का ट्री पेस्ट लगा के हम बहुत सारी गोंद निकलने वाली बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड हैं, जैसे नेचुरल फार्मिंग में जीवा, ये आपका अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है। बायोडायनेमिक फार्मिंग में बायोडायनेमिक लिक्विड पेस्टिसाइड है। इनका प्रयोग करके हम कीड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन जो ये आपके प्लांट बेस्ड पौध आधारित जो बायोपेस्टिसाइड हैं, इनमें कुछ पौधे ऐसे हैं अगर उनसे बनाएं तो
बीमारी रोकने में भी सहायक होते हैं। जैसे बांस है, झाऊ है, बेल है, इस तरह के जो पौधे हैं, इनसे बायोफंजिसाइड बनता है। तो जहाँ पे हम नीम की पत्ती या मदार, आक, अरंडी की पत्ती का प्रयोग करते हैं, वहाँ हम ऐसे पौधों की पत्तियों का प्रयोग करें जिसमें बायोफंजिसाइडल प्रॉपर्टी हो। कुछ क्रियाएं हैं जिसको लोग करते हैं और उससे बहुत प्रभावी परिणाम मिलते हैं। अब जैसे एफिड है, उसके लिए डिटर्जेंट कोई भी हो, उसका अगर स्प्रे करें तो एफिड जैसे हम सरसों में लगते हैं, बहुत सारी फसलों में लगभग एफिड लगते हैं, जिसको डिटर्जेंट भी डाल करके, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो 1-2 ग्राम डिटर्जेंट 1 लीटर पानी में मिला करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे मिनरल ऑयल हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर एक नेचुरल मिनरल है जिसको आप बाजार से ले सकते हैं। ये जो स्पाइडर माइट चाय के बागानों में लगता है, बहुत ही डेंजरस कीड़ा है ये, बहुत सारा लोग इस पे करते रहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वुड ऐश, जो लकड़ी की राख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी फसल पे, जब 2-3 पत्ती की फसलें होती हैं, खासतौर से सब्जियां, उन पे अगर वुड ऐश, लकड़ी की राख अगर छिड़क देते हैं सुबह सुबह, तो कीड़ा रिपेल हो जाता है, फिर वो उस पर नुकसान नहीं करता है। और मल्चिंग से भी बहुत सारे फायदे हैं। मल्चिंग जब करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट है। हमने देखा है कि जहाँ पे दीमक की समस्या है, अगर चारों तरफ पेड़ से 1 फीट की दूरी पे अगर मल्चिंग कर दी जाए, तो जो मल्च मटेरियल है उसको दीमक खा के खाद में बदल देते हैं, और उनकी एक साइकिल होती है जिससे आपको पौधे को नुकसान नहीं होता है। डिजीज मैनेजमेंट के लिए सबसे बीमारी जो लगती है, आप देखे होंगे, जो पॉली हाउस, नेट हाउस में ज्यादातर ह्यूमिडिटी की वजह से या जहाँ पे पानी भर जाता है, उससे जो है ये जो फंगस पैथोजन है, फ्यूजेरियम है, अल्टरनेरिया है, ये सब कोलिटोट्राइड, ये सब उसी ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है उसी समय इनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो उसके लिए अगर पौधों को मेड़ पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा है कि वहां पे नमी कम रहती है। गोमूत्र का सीधे प्रयोग कर सकते हैं डिजीज मैनेजमेंट में भी और कीड़ों के प्रबंधन में भी। और गार्लिक, चिली, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं या सब्जियां हैं या इजीली अवेलेबल आपके घर में चीजें हैं, जिनको आप यूरिन के साथ, काऊ यूरिन के साथ मिला करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। बोर्डियक्स मिक्सचर एक बहुत बड़ा फंजीसाइड है, बहुत ही इफेक्टिव है। चूना पानी और तूतिया के 1-1-20 या 1-1-50 के रेशियो में मिला के बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे एंथ्रेक्नोज है या कोई बीमारी लगती है, इसका 1 से 2% अगर स्प्रे किया जाए तो आपकी बीमारियों का प्रबंधन होता है। कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तूतिया कहते हैं, इसका भी 2 से 3% स्प्रे बहुत ही लाभकारी पाया जाता है, खासतौर से आपके बीमारियों के प्रबंधन में। कुछ बैक्टीरियल और फंगस स्पीसीज हैं जिनको हम कीड़ों के लिए और बीमारी रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बैसिलस थ्यूरिजेंसिस है, आजकल बहुत कॉमन है। बैसिलस पोपलिनी है, फंगस में है बेविरिया बैसियाना है, मेटाराइजियम है, वर्टिसिडियम लेकनाई है। ये सब जो आपके कीड़े हैं उन पे उगते हैं और धीरे धीरे उन कीड़ों को खत्म कर देते हैं।
बीमारियों के प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी बातें ये हैं कि कोई भी पौध या बीज आप लगाएं तो उसका शोधन अवश्य करें। जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए आपके जमीन में वो बीमारी है तो बहुत आसानी से पौधों को प्रभावित करेगी, इसलिए सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ट्राइकोडर्मा है, नहीं तो जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य जो भी आपके पास है उससे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खासतौर से दलहनी फसलों को राइजोबियम से ट्रीट करते हैं। ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद के साथ मिला के उसका प्रयोग कर सकते हैं। कॉपर सल्फर कंपाउंड का प्रयोग कर सकते हैं। ये जैविक खेती में परमिसिबल हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि लकड़ी की राख का प्रयोग कर सकते हैं। क्ले सॉयल से भी बीमारी ठीक होती है। बायोडायनेमिक फार्मिंग में ये देखा गया कि जो क्ले सॉयल है इसका अगर स्प्रे किया जाए या इसका कहीं पेस्टिंग की जाए जहाँ गोंद निकलता है, ऐसी चीजें हैं, उनसे बीमारी का प्रबंधन होता है। ये बुझा हुआ चूना भी बहुत आवश्यक है, खासतौर से नींबू प्रजाति के या जैसे बागवानी की फसलें हैं जिसमें फंगस लगता है नीचे तने में, नीचे सड़ने लगता है। पपीता है, आम है, नींबू है या पोमग्रेनेट है, इसमें भी हम चूने का पेस्ट या जो 2% चूने का स्प्रे कर सकते हैं। अब एक बायोडायनेमिक कैलेंडर का मैं प्रयोग बताता हूँ। बायोडायनेमिक फार्मिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें ब्रह्मांड, पृथ्वी, गाय एवं पौधों को की एनर्जी लेके खेती की जाती है। तो बायोडायनेमिक कैलेंडर में बताया गया है कि कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप कैसे रोका जाए। तो मैं आज के बाद बताता हूँ। अगर आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं उसको आप लोग देखिए कि ज्यादातर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप चंद्रमा के उत्तरायण में होता है। खासतौर से पूर्णिमा के 48 घंटे पहले और 48 घंटे बाद आप देखेंगे, अगर रोज आप खेत में जाते हैं तो इस समय होता है। तो बायोडायनेमिक खेती कहती है इस समय आप जैविक कीटनाशक या जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग अवश्य करें। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो जैविक खेती में ये बहुत जरूरी है कि आप फसलों का स्वास्थ्य अच्छा रखें। उसके लिए बहुत सारी जैविक खादें हैं, उनका प्रयोग करें, मल्चिंग करें। अगर आपका पौधा स्वस्थ है तो उसमें बीमारियों कीड़ों का प्रकोप कम होता है। ये वर्मीवाश मैं दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए स्यूडोमोनास, राइजोबियम, फास्फेट, सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम सब है। अगर यही आप मार्केट से खरीदें आपको अलग अलग पैकेट में अलग अलग बैक्टीरिया मिलेंगे, लेकिन वर्मी वाश में देखिए कुछ नहीं। ये वर्मी कंपोस्ट का, वर्मी या थ्वर्म का जो वाश होता है उसी को वर्मी वाश कहते हैं। इसको आप घर पे बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोन और पोषक तत्व भी होते हैं। बायोडायनेमिक फार्मिंग में BD501 एक सिलिका पाउडर से बनाया जाता है। सिलिका एक ऐसा तत्व है जो रेजिस्टेंट पैदा करता है पौधों में और क्लोरोफिल के बनाने में भी ये सहायक होता है। और एक तरह की नैनो टेक्नोलॉजी है और फ्रांस में इस सिलिका का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप ये अंगूर के उत्पादन में किया जाता है। बहुत सारे पौधे हैं जैसे जिनसे आप बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं गोबर गोमूत्र के साथ। जैसे देखिए लेंटाना है, कैलोट्रोपिस आक है, अरंडी है। ये घास देखते होंगे, ये वहाँ पे जहाँ पे नमी होती है ये पाया जाता है। शरीफा है, ये आपका आधा टोडा, इसको अरूसा बोलते हैं। और हल्दी है, प्याज है,
नीम है, मेरीगोल्ड है, मिर्च है, धतूरा है। तो इन सब से आप बहुत अच्छा बायोपेस्टिसाइड घर पे किसान बना सकते हैं। एक बीमारी जैसे अभी आप नीरज जी बता रहे थे कि मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ, कन्याकुमारी तक पिछले 1-1.5 महीने में। आम के में एक उधर ये साउथ में बहुत ज्यादा है, जिसको मैंगो कैंकर कहते हैं। मैंगो कैंकर डिजीज लगती है फलों में, जिससे फल काला हो जाता है। और वही चीज जब हम लोग एक बार बायोडायनेमिक पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे थे पौधों पे, तो देखा गया था कि वहां पे ये तो हमने इसका प्रयोग किया कीट प्रबंधन के लिए, लेकिन ये मैंगो बैक्टीरियल कैंकर भी इससे मैनेज हो रहा था, इसका भी प्रबंधन हो रहा था। तो बाद में हम लोगों ने देखा इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया था कि पुनगामिया, जिसको करंज कहते हैं, उसका बायोपेस्टिसाइड बनाया था गोबर गोमूत्र के साथ। इसमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस हमारे जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर रामकृष्ण, उन्होंने आइसोलेट किया था। अब देखिए मैंगो में, आम में करीब 6 से 7 स्प्रे करते हैं किसान, लेकिन इसी बायोडायनेमिक पेस्टिसाइड के 1 2 3 4 5 स्प्रे करने से पूरा मैंगो हापर की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि जो परमिसिबल है उससे फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। अब जैसे अगर नेचुरल फार्मिंग में अगर आप रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जैसे फिर माहो की बात करते हैं, तो लगता है तो वहीं पे जो लेडी बर्ड बीटल होती है, एक पीले रंग का धब्बे वाला कीड़ा होता है, उसका हमने देखा कि उसके जो वो अंडे दे देती है वहां पे खुद खाती है, फिर उसका जो लार्वा निकलता है वो सारे एफिड के अंडों को खा जाता है। जबकि यही उल्टा होता है रासायनिक खेती में। उसी तरह पंचगव्य है, पंचगव्य में गाय के 5 पदार्थ का प्रयोग होता है, ये 18 दिन में तैयार होता है। इसको इंसेक्ट पेस्ट एवं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तीनों के लिए इसका प्रयोग होता है। पॉलीथीन बैंडिंग, जैसे मैंने बताया कि आम में नीचे अगर पॉलीथीन बैंडिंग कर दीजिए तो जो मिलीबग है, जो किसी भी इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होता है, उसका मैनेजमेंट इससे होता है। अगर अक्टूबर नवंबर में थाले में आप गुड़ाई करके बेवेरिया बेसियाना या वर्टिसेलियम लेकनाई का प्रयोग कर दें तो ये मैंगो मिलीबग से छुटकारा मिलता है। बहुत सारी फेरोमोन ट्रैप हैं अवेलेबल है मार्केट में, उनका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो। बीजामृत बहुत अच्छा बीज शोधन पौध एवं बीज शोधक पदार्थ है, इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि इसमें राइजोबियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एजोस्पाइलम एजिटोबैक्टर भी पाए जाते हैं। अब देखिए इंटरक्रॉपिंग की मैं बात कर रहा था, तो अमरूद में उकठा बीमारी लगती है, तो जहाँ पे करीब 3-4 साल से ये ये ग्रीन इसकी इंटरक्रॉपिंग टर्मेरिक की हो रही थी, वहां पे हमने उकठा का प्रकोप हम लोगों ने नहीं देखा था। बहुत सारी मिक्स क्रॉपिंग, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में काटन, ग्राउंडनट, मेज इनकी इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। फिर काटन के साथ काउपी, फॉक्सटेल मिलेट, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। काटन के साथ मक्का, ग्रीन ग्राम, इस तरह की जो इंटरक्रॉपिंग है जिसमें दलहनी फसलें हैं, ट्रैप क्रॉप हैं, इनका प्रयोग करने से एक तो उत्पादन ज्यादा मिलता है, दूसरा कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप उसको हम टेकल कर सकते हैं। अब जैसे ग्राम ज्वार फेरोमोन ट्रैप का, ये आईपीएम बोलते हैं इसको, तो चने के साथ ज्वार और ये आप लगा दें, इसको कहते हैं आईपीएम। तो इसमें जैसे ज्वार, ये या मक्का, ये चने से ऊंची फसल है,
इसमें आप देखते हैं कि शाम को चिड़िया भी बैठ सकते हैं, जो इसमें पॉट बोरर लगता है आपके चने में। दूसरा है चना, सूरजमुखी और धनिया। ये तो एक दूसरे के पूरक हैं और ये आईपीएम में इसको रिकमेंड करते हैं लोग, इस तरह की फसलें इंटरक्रॉपिंग करें तो कीड़ों से छुटकारा मिलता है। जैसा मैं बता रहा था, बीजामृत की जो माइक्रोबियल एनालिसिस हम लोगों ने करी थी, तो उसमें देखिए बहुत सारे लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। अगर इससे आप बीज शोधन पौध शोधन करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। बायोडायनेमिक ट्री पे जो है, ये भी जैसा मैंने बताया गोबर, बालू और चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है। इसमें BD 500 का प्रयोग होता है, जिससे गमोसिस, डाईबैक, एंथ्रेक्नोज, बहुत सारे स्टेम बोरर जो तना छेदक कीड़ा लगता है उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे जनरली देखा गया है कि लोग जब कटाई छटाई करते हैं या गोंद निकलती है तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाते हैं, लेकिन इधर ट्री पेस्ट लगा है गाय का गोबर, चिकनी मिट्टी और BD 500 का लेप है। आप देख रहे हैं कि गमोसिस बिल्कुल नहीं दिख यहाँ पे है, और जबकि जहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाया गया वहाँ गमोसिस है। तो इस तरह का स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जैविक या नेचुरल फार्मिंग में जो अपनी लोकल ट्रेडिशनल पद्धतियां हैं उनका प्रयोग करें, और इंटरक्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सीड ट्रीटमेंट, सीडलिंग ट्रीटमेंट का प्रयोग करें तो आपको सफलता मिलेगी। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं आता है। तो मैं यहीं पे अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आगे अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो उसके बारे में जवाब देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिराम सर। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी और हमारे किसान बंधुओं को, और सर आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया, जिससे क्या किसान भाइयों को देखने में, उसको देख के समझने में और बहुत आसानी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी से निवेदन है, जिनके प्रश्न है आप हैंड रेज कीजिए, हम एक एक करके आपका नाम लेंगे। तो आपके जो भी प्रश्न है जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से, तो आप सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आगे से हम लोग ऐसा करेंगे जी सर, कि फसल वाइज हम बात करेंगे। ठीक है सर। एक एक फसल लेके, ये तो हमने पूरा डिटेल बताया है। आगे से हम लोग एक एक फसल लेके उसका पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, व्याधि प्रबंधन विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अभी जो हमने बताया ये सभी फसलों के लिए है, और जो लोग चाहते हैं कोई सवाल है तो प्रश्न है तो उसका उत्तर